मेल कर रही हूँ। ठीक है मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो, तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। एकमातपुर तहसील क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सपा नेता दिनेश यादव ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों व आम जनमानस की समस्याओं के निवारण की उठाई मांग। लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर चुने गए ताज नगरी के जितेंद्र चौहान। अपनी उपलब्धियों को लेकर मून टीवी से की जितेंद्र चौहान ने खास बात। सपाही ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला भारत के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की उठाई मांग। मथुरा से दिल्ली जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, सब कुछ हुआ जलकर राख। विदेशों में रह रहे 3 बच्चों के पिता अपने भरण पोषण के लिए लगा रहे थानों के चक्कर। कलयुग के औलाद ने पिता को दर दर भटकने पर किया मजबूर। नंदी गौरी शंकर हेल्थ केयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। प्रशस्ति पत्र पाने वाले योद्धाओं ने आगे भी लोगों की सेवा करने का लिया संकल्प। तपती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए शहर में लगाया गया निःशुल्क शीतल जल का प्याऊ। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने लेट लगा है प्याऊ। पूर्व सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सदर क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने पेंशन न मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं को ले अपर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। जल्द समस्या के निराकरण की उठाई मांग। बजरंग दल ने शहीद स्मारक पर चीनी सामान की जलाई होली। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ शहीदों की शहादत का जल्द बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री से की मांग। मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिण बाईपास ओवरब्रिज से मथुरा की ओर से दिल्ली की ओर जा रहा एक ट्रक पुल पर नीचे अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक काबू पाया जब तक सब कुछ खाक हो चुका था। मलपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ। इस दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई। दरअसल आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। एक ट्रक मथुरा की ओर से मलपुरा थाना क्षेत्र का ककुआ गांव के पास दक्षिणी बाईपास से गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर दक्षिणी बाईपास ओवरब्रिज के नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और आग से घिरा ट्रक के अंदर मौजूद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को भी अपनी चपेट में ले लिया था। क्या देखा आपने? मैंने देखा ये गाड़ी मथुरा की घाट से आ रही थी। अच्छा, दक्षिणी बाईपास के ओवरब्रिज में चढ़ी। जैसे चढ़ने के बाद ये गाड़ी टर्न लिया, गाड़ी ने गाड़ी ओवरब्रिज से ऊपर से नीचे गिर गई। अच्छा, नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई। अच्छा, इसमें 2 लोग थे। हाँ। ट्रक में लगी भीषण आग की चपेट से घिरे ट्रक ड्राइवर ट्रक क्लीनर को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने काफी जद्दोजहद। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, मगर जब तक दमकल विभाग की गाड़ी आग पर काबू पाती तब तक शायद सब कुछ खत्म हो चुका था और ट्रक के अंदर ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक हरियाणा की ट्रक जो है गुजर रही थी और वो बाईपास से नीचे गिर गई है और गिरने के उपरांत उसमें आग लग गई थी। थाना, स्थानीय और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया गया है। इस दुर्घटना में एक ड्राइवर उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है।
शेष अन्य भी जो है रेस्क्यू काम हमारे चल रहे हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति भी उसमें होंगे उसकी जानकारी की जा रही है। और ये दुखद घटना हुई है, टीम तत्काल पहुंचकर आग बुझा लिया गया है, बाकी फॉर्मेलिटीज कराई जा रही है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी, आसपास के ग्रामीणों, पुलिस और दमकल विभाग के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आग पर काबू पाया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया। फिलहाल मलपुरा पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाही करने की बात कर रही है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। शायद एक दुखी बाप की दास्तान सुनकर हर किसी की जुबान पर यही शब्द आएंगे। जिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश तक पहुंचा दिया, आज वही बाप अपने भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और दुखी बाप की संतान चैन से विदेश में है। आइए आपको दिखाते हैं एक दुखी बाप की दर्द दास्तां। धोती कुर्ते में दिख रहा ये बुजुर्ग कोई नेता नहीं जो पुलिस चौकी पर हो, बल्कि एक दुखी पिता अपने दर्द दास्तां पुलिस को सुनाने आया है। दरअसल इसकी कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू झलक उठेंगे और पहले उत्तरे जमीन खिसक जाएगी। जिस पिता ने अपनी 3 संतानों को पढ़ा लिखा कर विदेश तक पहुंचा दिया हो, आज वही पिता अपने भरण पोषण और रहने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कैमरे के सामने दिखने वाला ये पिता मलपुरा थाना क्षेत्र के अजीजपुर का रहने वाला है। इस दुखी पिता सुनहरी लाल वर्मा की 3 संतान है, जिसमें से एक संतान ऑस्ट्रेलिया में रहती है और एक संतान हैदराबाद और एक संतान शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में रहती है। बावजूद इसके एक दुखियारी पिता को किसी ने भी कोई सहारा नहीं दिया। जिस संतान को पढ़ा लिखाया, उसको काबिल बनाया, वही संतान आज एक दुखी पिता को पीठ दिखा रही है। ये दुखी पिता कुछ दिन रामलाल वृद्ध आश्रम में रहा और अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मेरा नाम सुनहरी लाल वर्मा है। मेरे 3 बेटे हैं। क्या क्या करते हैं आपके बेटे? बड़ा बेटा यहाँ सुल्तानपुर में सोने चांदी की दुकान करता है जी। अच्छा कारोबार है। उससे छोटा है वो जूते का काम करता है। कहाँ पे? वो हैदराबाद वगैरह में करता है होलसेल का। और तीसरे नंबर का ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सीनियर मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है क्या? न्याय नहीं, अब वो पैसे ही नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने न्याय जो कर दिया उसे ही नहीं मानने तैयार है और पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। अगर इनके सहयोग से हो जाएगा यदि कर दें तो। सवाल इस बात का है कि एक पिता की 3 संतान और अपना हक मांगने के लिए पिता न्यायालय तक गया। न्यायालय ने पिता के भरण पोषण के लिए 6,000 प्रति माह का आदेश दिया। फिर भी इस पिता को अभी तक कोई भरण पोषण नहीं मिला है और भरण पोषण की वजह से पिता चौकी, थाने और अधिकारियों के चक्कर पर चक्कर काट रहा है। कि मैं रामलाल वृद्धाश्रम घर से निकाल दिया था, तो रामलाल वृद्धाश्रम में करीब 1 वर्ष रहा। ये लिवाने नहीं गए थे तो उन्होंने रामलाल आश्रम वालों ने कोर्ट में केस करा दिया था। वो पहले विधिक प्राधिकरण के यहाँ चला, उन्होंने 6,000 रुपये बांध दिए, वो नहीं दिए। फिर इसके बाद SDM साहब के यहाँ वो केस चला, उन्होंने 6,000 रुपये बांध दिए, तो इन्होंने DM साहब के यहाँ अपील कर दी। अपील भी DM साहब ने बलहीन घोषित करके उनकी अपील खारिज कर दी। कलयुग की संतान की ये दास्तान सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया है। हर कोई व्यक्ति केवल एक ही बात कर रहा है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, जिस औलाद की वजह से एक पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके उन्हें विदेशों तक पहुंचाया हो और आज वही संतान अपने दुखी पिता का हालचाल लेने की बजाय उसे पीठ दिखाकर मुड़ रही है। इरादत नगर थाना क्षेत्र में हुई कोल्ड स्टोरेज के स्वामी से 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मुनीम सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी में आया है कि इस लूट में मुनीम भी शामिल था। 15 जून को इरादत नगर थाना क्षेत्र के कस्बा में कोल्ड स्टोरेज के मुनीम जयप्रकाश त्यागी से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट की वारदात के बाद आगरा पुलिस महकमे में खलबली मची और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे। घटना के खुलासे के लिए SSP आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में SOG और थाना पुलिस कार्य कर रही थी और बीती रात को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटकांड की घटना से पर्दा उठा दिया है। इस मामले में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी जयप्रकाश त्यागी खुद मुनीम से लूट की वारदात में शामिल था। इसका दोस्त योगेश कुशवाहा और कस्तूरी और योगेश की बहन भी इस लूट में शामिल बताई गई है। जयप्रकाश जो कि मुनीम है, पिछले 3 सालों से कार्य कर रहा है। इसके पास इसका दोस्त योगेश आता है और अपने पैसे की ज़रूरत की बात करता है। इन दोनों ने प्लान किया कि 5 लाख रुपए जब हम निकाल कर बाहर निकलेंगे तो छीन कर तुम चले जाना और हम पीछा नहीं करेंगे और अगर करते हैं तो आप सत्ता दिखाकर मुझे जो है भाग जाना।
5 लाख रुपए में से आधे आधे का बंटवारा दोनों व्यक्तियों ने किया और दोनों के पास से आधे आधे रुपए जो है बरामद कर लिए गए। जो आरोपी और पकड़े गए उनकी क्या भूमिका रही पूरी वारदात में? योगेश ने अपने हिस्से के 2.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए अपने परिवारजनों को दिया था, जिनकी निशानदेही पर वो पैसा बरामद कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की है। गहन पूछताछ के दौरान जानकारी में आया कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाला लुटेरा योगेश अपना मकान बनवा रहा था, जिसके चलते उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। योगेश लूट की वारदात को एक दिन पहले मुनीम जयप्रकाश के पास रुपए मांगने पहुंचा, जहां मुनीम जयप्रकाश ने बताया कि वह इरादत नगर थाना क्षेत्र से 10 लाख रुपए निकालने और 5-5 लाख की रकम 2 थैले में रखेगा। मुनीम ने ही लूट की वारदात करने का पूरा तरीका योगेश को बताया। इसके अलावा मुनीम ने यह भी विश्वास दिलाया कि वह थोड़ी दूर तक उसका पीछा करेगा और उसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। मुनीम के बताए अनुसार ही इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस को 1 लाख नकद बरामद हो गए हैं। लूट की वारदात में शामिल वाहन को भी बरामद किया गया है। लूट की वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी आगरा की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। भारत सीमा पर शहीद हुए भारतीय वीर जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। चीन की इस हरकत के बाद लोग अब जगह जगह चीन के खिलाफ न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि चीन के सामान के बहिष्कार की भी बात की जा रही है। गुरुवार को सदर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के साथ पूर्व सैनिकों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीमा पर चीन की कायरानापूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। देश भर में शहीदों की शहादत को लेकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अब केंद्र सरकार से भी न केवल चाइना को उसी की तरह जवाब देने के साथ अब भारतीय चाइना के सामानों का भी बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ पूर्व सैनिकों ने सदर क्षेत्र में प्रदर्शन किया। हाथ में तिरंगा लिए भारत के लोग वीर सपूतों को याद करते नजर आए, तो वहीं चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि लगातार न केवल चाइना भारत को आंखें दिखा रहा है, बल्कि अब भारतीय सीमा में प्रवेश करने के साथ भारत के वीर शहीदों को धोखे से मार भी रहा है। ऐसे में अब चाइना से सभी संबंध खत्म करते हुए उसे उसी की जबान में जवाब देना चाहिए। तरह से यह घटना हुई है, चाइना ने जो एक निंदनीय ये घटना की है, उससे आज सारा देश ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जबकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए सारे लोग डीएम साहब को ये ज्ञापन देने के लिए और माननीय मोदी जी तक ये अपना खबर पहुँचाने के लिए कि जो कि उन्होंने कभी वादा किया था कि 1 सर के बदले में हमें 10 सर लेकर के आएंगे, तो आज वो समय आ गया है। चाइना ने जो घटिया हरकत की है उसको जवाब देना चाहिए। जो भी चाइना का सामान आ रहा है, अगर वो सामान देश में एंट्री करेगा ही नहीं तो जनता उसे खरीदने के लिए परेशान नहीं होगी। और मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, पूरा देश का पूर्व सैनिक आपके साथ है और निःशुल्क जाने के लिए तैयार हैं। और उसका जवाब जो पाकिस्तान को दिया था वो एक छोटा जवाब था, उससे भी 100 गुना बढ़ के एक जवाब दिया जाए तुरंत। इसका जवाब बहुत ही साहस के साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी नरेंद्र मोदी सरकार भी हुआ है, जैसे उन्होंने बताया, तो हमें चाइना से जवाब देना चाहिए और चाइना के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमें उससे बात करना चाहिए। आज ही अगर मेरे दोनों पैर नहीं है, आज ही अगर मेरे को मोदी आज्ञा दे, मैं उड़ता हुआ 100 मीटर की शॉट लगाते हुए चाइना जाऊं और चाइना के प्रधानमंत्री की गुद्दी पकड़ के बाहर लाऊं और रोड में मारूं लेटा लेटा के। इतना गुस्सा है मेरे को चाइना के खिलाफ, इतना गुस्सा है मेरे को चाइना के खिलाफ। बशर्ते मेरे को मोदी जी आज्ञा दे, मैं दौड़ता हुआ, पैर नहीं होते हुए भी दौड़ता हुआ चाइना जाऊं और उसके प्रधानमंत्री की गुद्दी पकड़ के बाहर लाऊं और बॉर्डर पर ही मारूं। इस दौरान इन लोगों ने हाथों में तिरंगा लेते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान कई लोगों के हाथों में चीन के खिलाफ लिखे नारों को लेकर बैनर पोस्टर भी थे। पूरे देश में चीन को लेकर भारी आक्रोश है। चीन की हिमाकत की कड़ी निंदा करते हुए पंचवटी कॉलोनी वासियों ने तिरंगे के साथ कॉलोनी में चीन की हरकत के कारण शहीद हुए वीर सपूतों को कैंडल जला श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारत सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठाई। पूरे देश में चीन को लेकर भारी आक्रोश है। चीन की हिमाकत की कड़ी निंदा करते हुए पंचवटी कॉलोनी वासियों ने तिरंगे के साथ कॉलोनी में पैदल मार्च करते हुए चीन की कायरानापूर्ण हरकत के कारण शहीद हुए वीर सपूतों को कैंडल जला श्रद्धांजलि दी। आज पंचवटी कॉलोनी वासी सभी सम्मानित बुजुर्गों ने, आप देख रहे हैं जिस तरीके से चाइना ने कायरता की है, उसको हम सब लोगों ने मोदी जी से, प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं, उनसे प्रार्थना की है
और मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से भी हो इसको सबब देना चाहिए। और हमने पूरे हिंदुस्तान वासियों ने भी कसम खा ली है कि अब चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं घर में चलाएंगे, ना अपने बाज़ारों में रखेंगे, ना अपने दुकानों पर रखेंगे, क्योंकि चाइना की ये हठधर्ता हमसे सही नहीं जाएगी। हमारे जो शहीद जवान शहीद हुए हैं बीच उनके चाइना बॉर्डर पर उनको हमने जो है ये दिए जलाए और मोमबत्ती जलाई और कि हमें उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। और उसकी जो हम देख रहे हैं राजनीतिक डिबेट में जो उनकी खिंचाई हो रही उससे बचना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, प्रधानमंत्री को बिल्कुल पूरा समर्थन है और जो भी कार्रवाई करेंगे पूरा देश उनके साथ है, पूरा भारत उनके साथ। बता दें, भारत चीन बॉर्डर पर जिस तरह से चीन ने हिमाकत करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर धोखे से भारतीय सैनिकों को शहीद किया, उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह लोग चीन का विरोध कर रहे हैं व चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग भी उठाई जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भी ड्रैगन को उसकी करनी का माकूल जवाब देने की मांग की जा रही है। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायराना पूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। चीन की इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। सपाइयों ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला शहीद हुए भारतीय सपूतों को श्रद्धांजलि दी। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायराना पूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। चीन की इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। सपाइयों ने शहीद स्मारक पर वीर सपूतों की शहादत पर 2 मिनट मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही घायल हुए सैनिकों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। 20 जवान जो चीन के हाथों शहीद हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बहुत ही चिंता का विषय है और सबसे दुखद बात यह है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं पूरी दुनिया में रिश्तों को बनाने और सुधारने के नाम पर उन्होंने अनगिनत दौरे किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला दौरा 2014 में नेपाल में हुआ। आज जितनी बुरी स्थिति है उतनी बुरी स्थिति हिंदुस्तान की कभी नहीं रही। श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब, नेपाल जैसा देश वो भी हमें आंखें दिखा रहा है और आज के चीन के पाले में खड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा दुखद स्थिति हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। सही मानों में सफल विदेश नीति वो होती है जहाँ पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। चीन ने हमको ललकारा है। बार बार नरेंद्र मोदी सीना खोल करके दावत देते रहे कि 56 इंच का सीना है हमारा। प्रधानमंत्री जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। अगर आप में हिम्मत है तो आपको चीन को सबक सिखाना चाहिए। चाइना के बॉर्डर पर चीन के सैनिकों के साथ झड़प में 20 जवानों की शहादत पर आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। चाइना से मुकाबला करने के लिए और चाइना से हिसाब किताब करने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। हम मांग करते हैं कि वो काट के लाने वाली जो आपने बात कही थी, आज भारतीय सेना को छूट देकर चाइना के उतने ही सैनिकों के सर काट कर दिए जाएं, तब कहीं जाकर हिसाब पूरा हो पाएगा। भारत और चीन के जो गलवान घाटी पर जो हुई, जो चीन के सैनिकों ने जो हमारे हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद कर दिया, आज उसी संदर्भ में आज विनम्र श्रद्धांजलि देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। और हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मांग करते हैं 20 के बदले में आप 100 सिर लेके आइए चीन के सैनिकों के, जब हिंदुस्तान का ये जो आक्रोश है थमेगा। जो कल चीन बॉर्डर पर हमारे जो भारतीय 20 सैनिक शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि देने आए थे। हमारे नेताजी माननीय रामनिवास सुमन जी के साथ में हम लोग सभी एकत्रित हुए और ये हमारा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा चीन ने हमारे 20 सैनिकों को आघात किया। इस दौरान सपा पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह लगातार चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसे लेकर अब वक्त आ गया है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का। सपाइयों ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन के खिलाफ
कार्यवाही के साथ पूरे भारत में चीनी सीमा के हालातों की भारत के लोगों को सही जानकारी देने की बात कही। चीन की कायर हरकत से नाराज राष्ट्रीय बजरंग दल ने चीनी सामान की होली जलाते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जल्द से जल्द भारत चीन सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे जिससे दोबारा चीनी सेना ऐसी हिमाकत ना कर सके। बीते दिनों भारत और चीन की सीमा पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी पर मुस्तैद भारतीय सैनिकों पर एक बार फिर धोखे से चीनी सैनिकों द्वारा किए जाने वाले हमले का विरोध भारतवर्ष में जगह जगह किया जा रहा है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना पर हमले के बाद लोगों में आक्रोश है। चीनियों की इस कायराना हरकत के विरोध में समूचे देशवासी अब चीन के सामान के उपयोग का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गुरुवार को शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर जहां एक और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी तो वहीं दूसरी ओर चीनी सामान की होली जलाई। चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मारा है। ऐसे वीर बहादुर जो हमारे सैनिक हैं उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से आए हैं। चीन के सामान का बहिष्कार भारत का प्रत्येक घर करे, उसके लिए हमने जन जागरण और उसके सामान की होली जलाई है। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। भारत जवाब देना भी जानता है और भारत अब घुसना भी जानता है। प्रधानमंत्री जी को दो बात मैं भारत के सभी 100 करोड़ भारतीयों की तरफ से, मैं 100 करोड़ इसके लिए कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं का नेता हूं, 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से मैं मांग करता हूं कि चीन से भारत सरकार कॉन्टैक्ट, जो नौकरी का कॉन्टैक्ट है, व्यवसाय का कॉन्टैक्ट है, आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों प्रकार के कॉन्टैक्ट खत्म करें। राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने जहां एक और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीनी सामान की होली जलाकर चीन के हर एक सामान के उपयोग का बहिष्कार किया तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की कि जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देश का गौरव बढ़ाया, उसी तरह चीन में जाकर मुंहतोड़ जवाब देकर एक बार फिर से इस हरकत का बदला लेना जरूरी है। और दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, 100 करोड़ हिंदू प्रधानमंत्री जी से एक ही केवल मांग कर रहे हैं कि 1 के बदले 10 तो 20 के बदले 200 हमें शाम तक और रात तक आ जाने चाहिए। यही जैसे सर्जिकल पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने किया था, एक सर्जिकल चीन के खिलाफ हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए। अब मैं फिर कहता हूं प्रधानमंत्री जी, अब 62 वाला भारत नहीं है, अब मोदी वाला भारत है। तो मोदी जी आपसे निवेदन है कि 1 के बदले 10 और 20 के बदले 200 जब तक नहीं आएंगे तो हम तो ये सोचेंगे कि शायद भारत 62 वाला ही है। हमें तो भारत 2020 मोदी वाला चाहिए। शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी और जय श्री राम के नारे लगाए। एकत्रित हुए पदाधिकारियों ने हर एक व्यक्ति से चीन से आने वाली वस्तुओं के उपयोग का बहिष्कार करने की अपील की। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव में एक घर में अज्ञात चोरों ने बीती रात को चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में एक बक्सा चुरा के ले गए जिसमें लाखों रुपए के जेवरात और कैश रखा था। मामला बुधवार बीती रात का बताया जा रहा है। थाना बरहन क्षेत्र के गांव बिरूनी निवासी राजवीर सिंह ने बरहन पुलिस को सूचना दी कि उसके घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए तो बताया गया कि घर में एक बक्सा चोरी हुआ है जिसमें 10 सोने की अंगूठी, 1 तिलक, 3 लॉकेट, 4 सोने की चूड़ियां और चांदी के आभूषण सहित 60,000 रुपए कैश रखा था। बक्सा तो घर से थोड़ी दूर पर खेतों में खाली मिल गया, लेकिन उसमें रखा सामान गायब है। बूढ़ी देवी, ये कौन सा गांव है? बिरूनी। क्या मामला है? चोरी घटना हुई है। अरे बेटा मतलब सोई ना मालूम पर पाई दरवाजे पे सो रहे हैं। क्या क्या चोरी हुआ? भैया मेरी सबरी साड़ी में लाला ब्याह में रखा सब सट्टा है। शादी कब हुई थी? तो शादी 14 तारीख को, ये 15 को बहू आई है। कितना कितना सामान निकाल के ले गए? सबरी चीजें ले गई, सोने की, चांदी की। क्या क्या गया है चीजों को? चीजें गई है 4
चूड़ी हैं, 3 लड़ाएँ, 10 अंगूठी हैं। मेरी भतीजी की भाई में रख दी मैंने कल उतार के। मेरे बेटा की लड़ अंगूठी है जहाँ मिली है सो देखो चांदी की तोड़ियाँ 2 जोड़ी। पीड़ित परिवार के परिजन में भूरी देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके घर में पुत्र की शादी हुई है। घर में सभी सोए थे और उन्हें कुछ पता नहीं चला। सुबह जागने पर देखा तो बक्सा गायब है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सोनकर का कहना है कि पीड़ित परिवार से तहरीर लेकर घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। ताजनगरी के जितेंद्र चौहान ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो उन्हें सबसे ज्यादा खास बना देता है। आगरा के समाजसेवी जितेंद्र चौहान को दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक लॉयंस क्लब का इंटरनेशनल डायरेक्टर चुना गया है। जितेंद्र चौहान इसे अपने ही नहीं आगरा और हिंदुस्तान के लॉयंस के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मून टीवी संवाददाता विकास यादव से वार्ता करते हुए जितेंद्र चौहान ने अपनी इस उपलब्धि, चुनाव प्रक्रिया और लॉयंस क्लब द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में खुलकर बातचीत की। समाज सेवा में एक मील का पत्थर स्थापित कर चुके आगरा के जितेंद्र चौहान ने एक और अचीवमेंट स्थापित किया है। जितेंद्र चौहान लॉयंस के नाम से पूरी दुनिया में पहले से ही मशहूर थे और आगरा में लगातार कई वर्षों से कई क्षेत्रों में समाज सेवा करते रहे हैं और लॉयंस क्लब से जुड़े रहे हैं। अब उन्होंने इंटरनेशनल अध्यक्ष बनकर न केवल ताजनगरी का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। पहले मून परिवार की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहेंगे। जितेंद्र जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हमेशा से मून टीवी के माध्यम से जब हमारी सेवाएं हुई हैं तो वो समाज तक पहुंची हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा माध्यम प्रचार नहीं होता, माध्यम होता है कि प्रेरणा। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से जब कोई मुझे काम करते हुए देखे या किसी व्यक्ति को काम करते हुए देखे तो वो प्रेरित होता है। सेवा कभी महत्वपूर्ण नहीं होती है कि उसका अमाउंट क्या है, सेवा महत्वपूर्ण होती है कि आपने दिल से कैसे की है। अगर किसी आपने गरीब को एक वक्त का भोजन भी करा दिया तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर किसी आपने अंधे व्यक्ति को जिसको दिखाई नहीं दे रहा सड़क क्रॉस करा दी, वो भी एक सेवा है। अगर किसी ने आपने जीवन के लिए अगर एक बोतल रक्त की दान कर दी तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। सेवा का महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब सेवा दिल से की जाए। सेवा जब दिल से की जाती है तो निश्चित तौर पर दूसरों के दिल तक जाती है और एक समाज की संरक्षण में जो लोगों के मन में भाव होता है कि हम दूसरों के काम आएँ तो वो काम आते हैं। सर आप समाज सेवा से तो लगातार कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। पहले तो लॉयंस क्लब की अगर बात किया है, लॉयंस क्लब ये पहले तो सबसे पहले किस तरह से ये काम करता है और ये पूरा इंटरनेशनल जो चुनाव हुआ था इसकी किस तरह की प्रक्रिया थी और आप कब से तैयारियां कर रहे थे और जो चुनाव आपने जीता है उसे लेकर आपकी क्या तैयारियाँ? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये दुनिया के 2 से 12 देशों में लॉयंस क्लब काम करता है। 48,000 के करीब इसमें क्लब्स हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें दुनिया के 14,21,000 मेंबर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मेंबर की बात से की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है। और जो हमारा फाउंडेशन है लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब चैरिटी की बात आती है तो हमारे फाउंडेशन से ज़्यादा कोई चैरिटी नहीं करता। जब अचीवमेंट की बात आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का डायरेक्टर मुझको चुनने का लोगों ने मौका दिया, सौभाग्य दिया। नॉर्दर्न इंडिया से हमारा जो मल्टीपल है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, इन सारे करीब, और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, इन 9 प्रदेशों से मिलकर हमारा एक मल्टीपल बना है जिसको हम MD 321 बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ही हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जिसके 321 C2 बोलते हैं, इसके भी 15 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, पीलीभीत, बरेली तक, और इधर हम इटावा बॉर्डर तक जाते हैं, इधर मथुरा तक जाते हैं, वहाँ बुलंदशहर तक जाते हैं। तो ऐसा मल्टीपल में एक लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर का इंडोर्समेंट का चुनाव था। हमारे जो मल्टीपल में करीब 33,500 मेंबर हैं, 1,000 के करीब क्लब हैं और हर क्लब से मेंबर के हिसाब से डेलीगेट्स नॉमिनेट होते हैं। अगर एक क्लब में जैसे 40 मेंबर्स हैं तो 4 डेलीगेट होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ करीब 2700 डेलीगेट्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 2400 डेलीगेट्स ने वोटिंग की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में लायंस के प्यार ने, हमारे मल्टीपल के प्यार ने मुझे इतना गौरवान्वित किया कि आज तक जब जीत की बात की जाती है तो इतनी बड़ी जीत जिम्मेदारी के रूप में मुझे मिली है कि जब बड़ी जीत होती है तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। 1498 वोट मुझे मिले, जो सेकंड पे थे उनको 458 वोट थे और जो थर्ड पर थे उनको 422। इतना बड़ा अंतर, ये एक विश्वास का अंतर था, मेरी जो सेवा भावना था उसका अंतर था, मेरा लायंस के प्रति जो कमिटमेंट था उसका अंतर था, और जो लायंस के बीच मैंने एक माहौल बनाया, सामंजस्य बनाया, उनके अंदर भाईचारा बनाया, उसके अंदर एक विश्वास प्रकट किया। जब उनको ज़रूरत थी मैं उनके प्रोग्राम्स में पहुंचा, चाहे वो रेणु सागर मिर्ज़ापुर की बात हो, रेणुकूट, चाहे वो जालंधर की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे हिमाचल के सोलन की बात हो, चाहे देहरादून मसूरी की बात हो, हर जगह जब हमारे क्लब थे वहाँ मैं गया। जहाँ जहाँ क्लब ने मुझे इन्वाइट किया, लोगों के साथ हम मिलते गए, कारवां जुड़ता चला गया। और इतने कम समय में मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मेरे सामने दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक व्यक्ति 42 साल पुराने लायंस मेंबर थे, दूसरे 38 साल पुराने थे, और मेरा मात्र 15 साल का लायनिज़म का करियर था, 14 साल का। और इतने कम समय में लोगों का विश्वास हासिल करना और इतने बड़े पद के लिए, चूँकि अब आगरा में 58 वर्ष के करीब लायनिज़म को हो गए, 57 वर्ष, लेकिन आज तक कभी ने इस पद के लिए किसी ने न प्रयास किया न सोचा। लेकिन मुझे साईं बाबा का प्रेरणा मिली और बाबा का आशीर्वाद और आगरा के लायंस का प्यार, क्योंकि सबसे पहले आपके परिवार का साथ होना जरूरी होता है। परिवार मीन्स आपका, हमारा लायंस परिवार, तो आगरा का लायंस परिवार का पूरा सहयोग, हमारे पास गवर्नर्स, हमारे लायंस मेंबर्स, लायंस के जो भी पदाधिकारी हैं उनका सहयोग मिला। तो घर में जब हौसला बढ़ा, घर के लोगों ने, पिछली बार हमारा घर में इंडोर्समेंट था, अमृतसर में चुनाव था, वहाँ भी हमको 90% वोट, और हमारे अपोजिट जो व्यक्ति लड़े थे उनको 10% वोट मिला था। तो वही घर का चुनाव था, हमारे 15-16 जिलों का चुनाव था, उसमें भी हम जीत कर आए। और इस बार जो चुनाव था वो हमारा पूरे MD का था, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव था। ऑनलाइन वोटिंग थी, बॉम्बे की कंपनी ने ऑनलाइन वोटिंग कराई, और रिजल्ट गाजियाबाद में हमारे चेयरमैन लाइन विनय मित्तल के नेतृत्व में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। आदरणीय पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन नरेश अग्रवाल और वर्तमान में इंटरनेशनल डायरेक्टर लाइन JP सिंह साहब, और उनके आशीर्वाद से, हमारे सभी दोस्तों के आशीर्वाद से, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने दिन न देखा न रात देखा और दिन रात मेहनत की, क्योंकि जब आप बड़ी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपका परिवार मीन्स हमारा लायंस परिवार, जो हमारा आगरा का परिवार था, उन लोगों ने इतना साथ दिया कि मुझे आगरा और अपने ज़िले के आसपास की जो चीज़ें थी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे दोस्तों ने संभाली। यहाँ तक मेरे खुद के परिवार की बात है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है मैं अच्छा करता हूँ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद और साईं बाबा की कृपा को जाता है। 100% मेरी वाइफ का सपोर्ट, बच्चों का मेरे साथ जुड़े रहना, और 100% जब मैं सेवा के लिए जाता हूं तो बहुत समय चाहिए आपको परिवार से अलग होकर समाज को देने के लिए, और वो आप तभी संभव होता है जब परिवार आपके साथ होता है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे लायंस के प्लेटफार्म से मिली है, मैं कोशिश करूँगा। आगरा को ताजमहल के नाम से जानते थे, जब हम बोर्ड के डायरेक्टर्स में 16 डायरेक्टर्स के रूप में जब भी मुझे बैठने का मौका मिलेगा, तो मेरी कोशिश होगी कि आगरा को इंटरनेशनल डायरेक्टर के रूप में भी लोग पहचानें और सोचें कि एक ऐसा डायरेक्टर आगरा से मिला जिसने स्थायी प्रोजेक्ट की बात की हो। अभी तक हमारे लायंस के साथी थे, हेल्प आगरा को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो लायंस लोग साथी देते थे, अगर हमारे क्षेत्र बजाजा को डायलिसिस मशीन की ज़रूरत है तो हमारे लायंस साथी देते थे, क्षेत्र बजाजा में सब वाहन की ज़रूरत है तो लायंस के हमारे कई क्लब्स ने उनको दिया है, अगर सूरकुटी में बस की ज़रूरत है लायंस साथी हमारे बस दे रहे हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे हर वर्ष हज़ारों आँखों के ऑपरेशन होते हैं, हज़ारों यूनिट ब्लड डोनेशन होता है। हमारी कोशिश होगी हमारे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे हिंदुस्तान में और बड़े सेवा कार्य हों, स्थायी प्रोजेक्ट हों। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 20 से ज़्यादा बड़े बड़े आई हॉस्पिटल चल रहे हैं, आई की चैरिटी वैन चल रही हैं, हमारे ब्लड ये जो दिल्ली का ब्लड बैंक है वो एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक चल रहा है, लायंस का ब्लड बैंक है। लायंस के हमारे दिल्ली के और हरियाणा के कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ एडमिशन्स के लिए लोगों को बड़ी बड़ी अप्रोचेस लगानी होती हैं, और एंट्रेंस के माध्यम से अप्रोच है, उनकी नॉमिनल फ़ीस है, लेकिन उनकी तुलना आप DPS से या किसी भी मिशनरी के स्कूल से कर सकते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। मेरा मानना है, एक मेरी शेर है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे दिल के करीब भी है। इस समय कोरोना की विशेष महामारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से शेर को भी पढ़ूंगा और फिर अपने पत्रकार बंधुओं के लिए भी कुछ बात करूंगा कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए
और क्या पता कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो ढूंढने हमेशा ऐसे मौके हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए, हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आ जाए। ये विश्व महामारी है, इसमें अकेले नहीं लड़ सकते, सबको मिलकर लड़ना होगा, खुद सुरक्षित रहना होगा, दूसरों को जागरूक करना होगा। हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार बंधुओं को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। इस आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मोटिवेशन से, उनके सहयोग से आपने समाज को जागरूक किया, समाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम रखने चाहिए आपने समय समय पर उनको बताया। तो इस विश्व की महामारी से लड़ने के लिए आप एक कोरोना योद्धा के रूप में आए, तो इसलिए भी आपका स्वागत है। और हम सब मिलकर यही सोचें कि जो हमसे कम भाग्यशाली लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या ईश्वर ने हमें किसी लायक बनाया तो हम दूसरों की मदद करें। जब मैं बोर्ड में बैठूंगा तो सबसे पहला मेरा सपना होगा, तैयारी उससे पहले करूंगा कि कोई स्थायी प्रोजेक्ट आगरा में और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, आगरा के अलावा मेरे पास जिस तरह के अगर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, ये पूरा हमारा IMD है। फिर जब मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ तो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इस्लामिक फोरम है जो 59 कंट्रीज़ का है। मेरी कोशिश होगी कि आगरा और आगरा के आसपास स्थायी प्रोजेक्ट की रचना हो कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक दो ऐसे पहलू हैं जिसमें आज भी सरकार के इतने काम करने के बाद भी बहुत ज़रूरत है। हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर परमानेंट लाइन्स के प्रोजेक्ट लगे और मैं लाइन्स से अपील करूँगा कि अब एक कदम आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि अपने स्थायी प्रोजेक्ट लेकर आएँ जिससे हम गर्व से कह सकें कि लाइन्स के द्वारा संचालित स्कूल है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित भवन है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित एक चैरिटी ब्लड बैंक है, ये लाइन्स के द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है। मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है मैं ज़रूर इस काम को करने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा और ये सपना मेरा ज़रूर लाइन्स साकार भी करेंगे। कहा जाता है ये शहरी संगठन है और जिस तरह से अभी कोरोना महामारी है और बड़े पैमाने पर अप्रवासी जो मजदूर हैं उनका पलायन जो हुआ है, तो इनके लिए भी कोई प्रोजेक्ट है? बड़ा संगठन है आपका, पूरे देश में पूरी दुनिया का संगठन है, उनके लिए कोई रोड मैप आपके जेहन में हो? 100% आपने जिस तरह से देखा हमारे विभिन्न लाइन्स के संगठनों ने बिना जब ज़रूरत पड़ी, चाहे वो PM केयर फंड की बात हो, PM केयर फंड में PP किट की, हमारे कई लाइन्स क्लब हैं जिन्होंने PP किट दी, कभी सैनिटाइजर की बात। मेरा मानना है 100% प्रवासी है जो मजदूर है, जब वो पलायन करके आ रहे थे, जब जो अपने अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए जा रहे थे, तो जहाँ जैसी भी ज़रूरत आवश्यकता हुई प्रशासन ने जब भी जो सहयोग मांगा हम लोग आगे बढ़कर आए 100%। अब हम लोगों को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग अभी तक एज सच कोई हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हाँ सरकार के द्वारा जो भी अपेक्षा की जाएगी, प्रशासन के द्वारा जो भी अपेक्षा की जाएगी, उसमें हमारा जो भी भागीदारी होगी, जो भी हमारे तरफ से सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। ये थे जितेंद्र चौहान जी, जिनका कहना था कि कोरोना महामारी और जिस तरह से लॉयंस क्लब लगातार कई वर्षों से जो काम कर रहा है और इस महामारी में भी चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसके कंधे से कंधा मिलाते हुए जिस किसी को भी जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन तारा के साथ विकास यादव, मून न्यूज़। लंबे समय से नगर निगम कर्मचारियों पेंशनर्स को भुगतान न होने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों की वेतन भुगतान की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से नगर निगम में कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों के सामने जीवन यापन करने को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी और पेंशनर्स की इन्हीं समस्याओं के निराकरण को लेकर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी, जिसके बाद कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को नगर आयुक्त अरुण प्रकाश के नाम अपर नगर आयुक्त KV सिंह को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी एवं सभी संवर्गों कर्मचारी और पेंशनर के जो वेतन और पेंशन का आज 18 तारीख होने के बाद भी पेंशन भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन के माध्यम से ये भी कहा है कि माननीय नगर विकास मंत्री को, माननीय श्रीमान नगर आयुक्त के महोदय के माध्यम से हमने 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया था वेतन के लिए, वेतन और पेंशन के लिए, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 16 तारीख से और कल तक 2 दिन सभी लोगों ने, कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर असहयोग आंदोलन चलाया, मगर कर्मचारियों को धैर्य का जवाब दे गया और कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। आज 18 तारीख होने के बाद भी वेतन न मिलने पर हमने इनको ज्ञापन दिया है कि अगर 72 घंटे में हमारा कर्मचारियों को वेतन नहीं हुआ तो 72 घंटे बाद हम यहाँ धरना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनशन पर बैठ जाएंगे। 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया था क्योंकि शासन से अभी एड नहीं है, ना तो कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है और ना ही किसी प्रकार भुगतान हो रहे हैं। तमाम कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, छोटे वर्ग के कर्मचारी, सभी वर्ग के कर्मचारी और पेंशन
जो उस पर ही गुजारा करते हैं। और तरह तरह मचा हुआ है। 10 तारीख को ज्ञापन दिया आज, और 2 दिन से हम काला फीता बांध के काम कर रहे हैं। आज पुनः उन्हें ज्ञापन दिया गया और अपर नगर जी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वो आ जाएगी तो हम आपका वेतन बढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा अपर नगर आयुक्त के बी सिंह को दिए गए ज्ञापन पर जल्द शासन से मांग कर कर्मचारी और पेंशनर्स के भुगतान को लेकर अपर नगर आयुक्त ने सहमति जताई और कहा कि वे जल्द से जल्द शासन को इस मामले में सूचित कर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बात करेंगे। अनुदान जो राज्य सरकार से नगर विकास विभाग से आता है नगर निगम को, वो अभी आ नहीं पाया है। आज 18 जून हो गया। इसी संबंध में कर्मचारी महासंघ के लोग मिले थे कि साहब हम अल्प वेतन भोगी हैं, हमको जल्दी से दिया जाए। तो वित्त विभाग से नगर विकास विभाग के लिए शासनादेश जारी हो गया है कि आप जो है 14वें वित्त आयोग से इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आज या कल तक जो है वो नगर विकास से भी आ जाएगा, तब इन लोगों को तत्काल जो है वेतन दे दिया जाएगा। कर्मचारियों की माने तो लॉकडाउन अवधि में कर्मचारियों पेंशनर्स का भीषण महंगाई में समय काटने के बाद घर का बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। ज्ञापन के माध्यम से जहां एक और कर्मचारियों ने अपनी वेतन भुगतान और पेंशनर्स ने अपनी पेंशन के भुगतान की मांग उठाई, वहीं 72 घंटे में वेतन और पेंशन का भुगतान न होने की एवज में अनशन पर जाने की बात भी कही गई। टीम मोदी सपोर्टर्स संघ युवा मोर्चा आगरा द्वारा भाजपा के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम दीक्षित व प्रदेश प्रभारी अमित गोयल का जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में, बहुत सीमित समय में और सीमित संसाधनों के साथ, क्योंकि संसाधन हम जुटा सकते थे लेकिन शासन भी उसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है, क्योंकि कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा है। हम किसी भी कार्यकर्ता को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए जो पदाधिकारी हैं सेलेक्टेड लोगों के साथ आज से ये कार्यक्रम शुरू होता है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से टीम मोदी सपोर्टर के लोग इस पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ाएंगे। जनधन योजना है और महिला योजना है, सुकन्या योजना है, इस तरह की काफ़ी योजना आती रहती हैं जो हमारी जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उनको सतर्क करना, सावधान करना हमारा काम है। मोदी जी ने कहा है कि आप लोगों को जो अगर हम कोई योजना देते हैं तो उसका लाभ आपको डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पाता कई लोगों को, तो उनको हम समझाने का कार्य करेंगे। आप आज कोरोना काल में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही, आगरा वासियों को, प्रदेश वासियों सबको यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश। जून की तपती गर्मी और उमस से बदहाल पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की आगरा शाखा ने एक पहल संस्था के साथ मिलकर आगरा चैप्टर के बाहर निःशुल्क शीतल जल पियाओ की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सीईओ ताज सुरक्षा कंट्रोल रूम मोहसिन खान व विशिष्ट अतिथि सत्यमेव जयते के अध्यक्ष मुकेश जैन द्वारा किया गया। जून की तपती गर्मी और उमस से बदहाल पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की आगरा शाखा ने एक पहल संस्था के साथ मिलकर आगरा चैप्टर के बाहर निःशुल्क शीतल जल पियाओ की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सीईओ ताज सुरक्षा कंट्रोल रूम मोहसिन खान व विशिष्ट अतिथि सत्यमेव जयते के अध्यक्ष मुकेश जैन के कर कमलों द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण ये प्याऊ 2 महीने लेट शुरू हुआ, तो वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रतिदिन इस प्याऊ का सैनिटाइजेशन आगरा शाखा द्वारा किया जाएगा और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को 200 पैकेट ORS के भी भेंट किए गए। सीईओ ताज सुरक्षा कंट्रोल रूम मोहसिन खान, मुकेश जैन और मनीष राय को स्मृति चिन्ह के रूप में शहीद की बेटी ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद रहे। एक बार फिर कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नंदी गौरी शंकर हेल्थ केयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए सदैव आगे रहने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान पाने वाले कोरोना योद्धाओं का कहना था कि वे आगे भी लोगों की सेवा यूं ही जारी रखेंगे। मथुरा में नंदी गौरी शंकर हेल्थ केयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कोविड-19 के वैश्विक महामारी के समय लोगों की मदद करने वाले योद्धाओं का सम्मान किया।
कोविड-19 वैश्विक महामारी में पुलिस, आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम आदि ने ईमानदारी व लगन से बिना किसी भय के लोगों की मदद की और इसी मदद को सराहते हुए फाउंडेशन द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ भोजन की व्यवस्थाओं का भी कोरोना योद्धाओं ने भरपूर ध्यान रखा। वैश्विक महामारी में लगे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन में लोगों की संभव मदद करके योद्धाओं के रूप में अपना परिचय दिया। इनकी इसी सेवा भाव से प्रेरित होकर नंदी गौरी हेल्थ केयर फाउंडेशन ने इनको कोरोना योद्धा से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कोरोना योद्धा का सम्मान पाकर कोरोना योद्धा ने नंदी गौरी हेल्थ केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुराग बंसल, फाउंडेशन के संरक्षक जीवनदीप कल्याण संजय गौड़ को धन्यवाद दिया। लॉकडाउन में पलायन करने वाले मजदूरों का सिलसिला भी थमा नहीं कि रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने वाले प्रकाश की पत्नी सुमित देवी ने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने वाला एक परिवार बस में बैठा हुआ था, जिसमें महिला गर्भवती थी और उसको कभी भी बच्चा हो सकता था। जैसे ही वे महिला बस में बैठकर कोसीकला की तरफ से निकल रही थी तो अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके चिल्लाने पर बस ड्राइवर ने बस को कोसीकला बाईपास पर रोक दिया। जैसे महिला को उतारा तो महिला ने वहीं एक बच्चे को जन्म दे दिया। इसकी सूचना पाकर आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और उसे कोसी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखा और दोनों माँ बच्चे को सही बताया। रास्ते में कहीं पे बच्चा हो गया था, यहाँ मैंने देखा जच्चा बच्चा दोनों सही है और अभी ये घर जाना चाह रहे हैं। बच्चे के इंजेक्शन वगैरह करते हैं, माँ को भी चाय बिस्किट वगैरह दे दिए, खाना वाना। वैसे बच्चे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई नहीं है। थोड़ा सही से क्लेम कर दिया मैंने, वो सही नहीं था। अच्छा, और कुछ नहीं। बाकी ठीक है, ओके, सब चीज़ सब सही है। फिर कहाँ से आए थे आप? रेवाड़ी से आए। कहाँ जाना है? पन्ना जिला। तो रास्ता में डिलीवरी हो गया। रास्ता में कैसे? बस में बैठे तो पेट दर्द करने लग गया, फिर उतरते ही में हो गया डिलीवरी। कोसी में उतरते में हो गया? रोड पे ही हो गया? हाँ, उतरते। तो हॉस्पिटल कैसे आए आप? पर वहाँ गाड़ी नंबर लगाया है 108 नंबर। अच्छा, एम्बुलेंस की गाड़ी आई। अच्छा, ले आई। हमने उस महिला के पति से बातचीत की तो उसने बताया कि हम रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने के लिए बस में बैठे थे और यहाँ आकर इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसमें वे कोसीकला उतर गई और उतरते ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। सपा नेता दिनेश यादव ने एतमादपुर तहसील क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एतमादपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के किसानों और आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। एतमादपुर के सपा नेता दिनेश यादव ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर तहसील एतमादपुर में उप जिलाधिकारी एतमादपुर ज्योतिराव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि जिन सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर अब तक गेहूं खरीदा जा रहे थे, अब उन्हें खरीद केंद्रों पर बाजरा खरीदा जाना चाहिए, जिससे किसानों को सहूलियत मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अंधाधुंध बिजली कटौती को रोकने की भी मांग की गई। आज तहसील एतमादपुर पर उप जिलाधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है। मुख्य रूप से इसमें 5 मांगे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, वो है बाजरा के सरकारी खरीद केंद्र। सरकार जहां बाजरा की रेट 2100 रुपये निर्धारित करती है कि 2100 रुपया प्रति कुंटल हम बाजरा खरीदेंगे, जब वहीं किसान जब बाजरा शुरू हो गया है, बाजरा की मड़ाई शुरू हो गई, बाजरा की कटाई शुरू हो गई, तो अब किसान जब मार्केट में जा रहा है तो उसका बाजरा 1100, 1200, 1300 रुपये तक प्रति कुंटल उसकी बिक्री हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान को भारी नुकसान हो रहा है। जहां सरकार 2100 रुपया कुंटल की बात कर रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 2100 रुपया खरीद कहाँ रही है सरकार। तो हमारी ये मांग है कि जहां आपने गेहूं खरीदा है, जो सेंटर हैं गेहूं खरीदने वाले, उन्हीं सेंटरों पर बाजरा खरीद के सेंटर उन्हें चालू किया जाए और वहाँ पर बाजरा खरीदा जाए। सपा नेता दिनेश यादव का कहना था कि सरकार किसानों से 2100 प्रति कुंटल लेने की बात कर रही है, लेकिन कहीं भी बाजरे को खरीदने के लिए केंद्र नहीं खोले गए। ऐसे में प्राइवेट सिर्फ 1100 कुंटल में बाजरा खरीदा जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में अंधाधुंध विद्युत कटौती और खराब पड़ी टंकियों को भी सही कराए जाने की मांग उठाई गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज का खास कार्यक्रम वायरल खुशी और एक बार फिर से मैं अंजलि आप सभी के सामने हाजिर हूँ, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। आज के एपिसोड में हम मिलवाएंगे आपको प्यारे प्यारे एनिमल से। शो की शुरुआत करती हूँ मैं सबसे प्यारे और वफादार जानवर से। शायद इतना कहते ही आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ डॉग्स की। आजकल 0 साइज रहने की फिक्र तो सभी को होती है
और आज मैं जिस स्वान से आपको मिलवाने जा रही हूँ उसको भी